माई सेल्फ सर्वेश वर्धन, और आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज मैं इसी का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशंस करने में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट की ज़रूरत होती है जिसको मैं एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में कुछ एजम्पशन है जिसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अपर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर है और लोअर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर है। क्लियर है, और दोनों पार्ट के बीच में एक इंसुलेटिंग थिन लेयर रखा गया है ताकि इन दोनों के शेप में कोई अंतर न पड़े और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहे। ठीक है, जब हम ऊपर वाले पार्ट को क्यू चार्ज देते हैं तो क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि दोनों पार्ट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। और तीसरा क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि इस स्फीयर का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी की वैल्यू कितनी है। अब हम ये कंडक्टिंग स्फीयर के दोनों पार्ट के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपर वाले पार्ट पे अगर हम क्यू चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस कर्व सरफेस और इस फ्लैट सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं रह सकता है। दूसरी बात कि चूँकि ये दोनों पार्ट सेपरेटेड है इंसुलेटिंग मटेरियल से, इसलिए जब हम इसे चार्ज देंगे तो ये चार्ज लोअर वाले पार्ट पे नहीं आ पाएगा। तो मान लेते हैं कि इस फ्लैट सरफेस पे स्मॉल क्यू चार्ज आया है तो इस कर्व सरफेस पे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज होगा। और चूँकि ये दोनों फेस आमने सामने पे है इसलिए इस सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा सेम अमाउंट में। तो इस पर अगर क्यू चार्ज है तो इस प्लेन सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा। और चूँकि ये कंडक्टर पार्ट इनिशियली न्यूट्रल है इसलिए अगर इस पे माइनस क्यू चार्ज है तो इस कर्व सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज होगा। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सरफेस होगा उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये 2-3 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूँकि ये कंडक्टिंग सरफेस है इसलिए परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होता होगा और परपेंडिकुलरली इस सरफेस पे टर्मिनेट करेगा। चूँकि इन दोनों सरफेस के बीच में गैप बहुत कम है इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो सारे पैरेलल्स होंगे। चूँकि पैरेलल है इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हर जगह पे कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो प्लेनर सरफेस है इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्लेन सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और इस प्लेन सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, सेम चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, मुझे पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है। अगर हम इस पार्ट में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो हमें पता है कि ये दोनों लेयर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा और ये लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू 0 हो। ये तभी हो सकता है जब आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी के वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हमको कन्फर्म हम हो गए कि अगर हम चाहते हैं कि कंडक्टिव मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये तभी हो सकता है जब आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमको पता है कि एक इस सरफेस पे इस कर्व सरफेस पे चार्ज का वैल्यू है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू और इसका सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर और इसका सरफेस पे चार्ज कर्व सरफेस पे चार्ज स्मॉल क्यू है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने पर आ गया हमारा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बटा 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू आ गया 3q/4। ठीक है, इस तरह से अपर वाले पार्ट पे कर्व सरफेस पे चार्ज होगा q/4, इस फ्लैट सरफेस पे 3q/4, इस पे -3q/4। ठीक है, और इस कर्व सरफेस पे 3q/4। तो इस तरह से सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पार्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों जो प्लेन सरफेस है वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता होगा। मतलब इस पार्ट पर, अपर वाले पार्ट को अगर सिस्टम माने तो इस प्लेन सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता होगा, और उसके लिए फार्मूला हम लगा सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, जहाँ a जो होगा वो प्लेन सरफेस का एरिया होगा। ठीक है, और एक जो कर्व सरफेस है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर अनुभव करता होगा, बाहर की तरफ खिंचाव अनुभव करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता होगा रेडियली बाहर की तरफ, वो लगता होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डीएस एरिया पर अगर फोर्स के बारे में बात करें तो इस पर फोर्स होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस। इसको हम मान लेते हैं डीएफ। ठीक है, और इस डीएफ को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, डीएफ कॉस थीटा और ये डीएफ साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो लाइन है वो सिमेट्रिकल लाइन है, और सिमेट्रिकल लाइन है तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और ये जो F1 होगा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर हम बात करें तो हमें मिल जाएगा F1 माइनस इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा। चूँकि सिग्मा कांस्टेंट है, हम सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को हम इस इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, तो F1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा क्या है, तो ये हमारा एरिया अगर डी एस है, अगर ये एरिया डी एस है, डी एस वेक्टर है, तो डी एस कॉस थीटा जो होगा इस एरिया का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक उसी तरह से हर जगह पर अगर हम डी एस कॉस थीटा अगर हम करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इस टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस डी एस कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा नेट फोर्स आया F1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। आप इस फेस का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से। ये हमारा पार्ट है, ये स्फेयर का पार्ट है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये सेंटर पे यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है, और स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया और इस थीटा के में रिलेशन है, स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया और थीटा में एक रिलेशन है कि a इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, जहाँ एरिया का वैल्यू अगर हम पाई आर स्क्वायर पुट करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू हाफ होगा और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमको 60 डिग्री मिल गया। ठीक है ना, तो साइन 60 की वैल्यू अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो r बाई स्मॉल r बाई कैपिटल आर हो जाता है, तो स्मॉल r का वैल्यू हमें मिल जाएगा √3r/2। मतलब ये जो लोअर फेस है, ठीक है, उसका रेडियस का वैल्यू हमारा √3r/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू मिल गया और इस स्मॉल r की वैल्यू अब यहाँ हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। F1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ चार्ज का वैल्यू हमें पता है इस प्लेन सरफेस पे 3q/4 है, और एरिया फाइंड करने के लिए इस प्लेन सरफेस का एरिया लिखना पड़ेगा। इसका रेडियस मुझे पता चल चुका है √3R/2 है, तो ये हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 3q/4 का होल स्क्वायर बाई 2, एरिया हो जाएगा पाई √3/2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा की वैल्यू पुट करना है, तो मुझे पता है इस पे चार्ज q/4 है, तो यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट q/4। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से सिग्मा मिल जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इनटू ये हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का वैल्यू √3R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमें इतना आ जाएगा 45q² बाई 128
पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू मिल गया। वाले पार्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, ठीक है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा दोनों पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर का जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कंडक्टिंग स्फीयर का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितना है। तो हम ये पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होगा कहाँ पे। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी वहाँ पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में नहीं है। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं है, इस पार्ट में भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों लेयर के बीच में है, ठीक है। और साथ ही साथ इस स्फीयर के बाहर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हर जगह एनर्जी स्टोर है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि दोनों प्लेन सरफेस के बीच में कितना है। तो चूँकि इन दोनों के बीच में लेयर बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए वॉल्यूम की वैल्यू करीब करीब 0 होगा। तो अगर हम इसके अंदर एनर्जी निकालेंगे भी तो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सरफेस के बीच में एनर्जी स्टोर्ड वो नेग्लिजिबल ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी वो कंडक्टिंग स्फीयर के सिर्फ बाहर होगा, ठीक है। मतलब इस रीजन में हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा। अब इसको पैटर्न को, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। तो हम ये टोटल एनर्जी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इस स्फेरिकल सेल के वजह से एनर्जी की वैल्यू हम कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फार्मूला होता है। अब क्यू क्या होगा, ये टोटल चार्ज स्फीयर पे कितना है, Q बाई 4 और यहाँ से 3Q/4, तो टोटल हो गया Q। इसलिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला हम लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होगा पूरे स्फीयर का। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेहतर हम अच्छे टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आएँ। तब तक के लिए बाय बाय।